ये जो आपको दिख रहा है ये कोई चैप्टर या किसी टॉपिक का नाम नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है किसी चैप्टर या किसी टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ख्वाहिशों की एक शुरुआत है। वो जो क्लास 11 से मैथ्स लेकर के इंजीनियरिंग या किसी और मैथ्स वाली फील्ड में जाना चाहते हैं या प्रोफेसर वगैरह कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो क्लास 11 का जो मैथ्स होती है उसका ये पहला चैप्टर है। और इस पहले चैप्टर से ही हमारी ख्वाहिशों की शुरुआत हो जाती है। शायद इसीलिए मैंने कहा है कि ये हमारी ख्वाहिशों की शुरुआत है। तो पता नहीं क्यों, या कि आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इसमें फील हो रही होगी, क्योंकि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं। और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ये चैप्टर होता है सेट्स, ये एक पहला चैप्टर होता है और इसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आइए समझते हैं कि सेट्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, कि वही तो इम्पॉर्टेंट है। तो जो सेट्स का मतलब होता है, अगर हम उसके मेन वर्ड को देखें, द सेट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर इस पूरे वर्ड में से मैं इस एस को रिमूव कर दूँ, इस पूरे सेट्स वर्ड में से, तो क्या बचेगा? सेट बचेगा। और इस सेट का आप लोगों को भी पता है कि हम कई तरीके से अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जब कभी भी हम नहाते टाइम हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं और हम बनाते हैं तो बाल कभी कभी बनते नहीं हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे बाल तो आज बन ही नहीं रहे हैं, इस टाइप के। या कि कोई भी हमारा सामान है जिसका सेट ख़राब हो गया है। जैसे लड़कियों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब कभी भी वो कोई ड्रेस पहनती हैं तो उस ड्रेस का भी अगर छोटा सा हिस्सा भी ख़त्म हो जाता है, लड़कों में भी ऐसा होता है, तो उस ड्रेस में से हम बोलते हैं कि अरे यार ये तो मेरा पूरा सेट ही ख़राब हो गया। तो इस तरीके से हम कई तरीक़ों से अपने सेट्स वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में इसका दूसरा मतलब होता है। तो मैथ्स में इसका मतलब ये होता है, आइए थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ के समझते हैं। सेट्स को हिंदी में समुच्चय बोला जाता है, और समुच्चय का सीधा सा मतलब होता है गुच्छों से। आपको यहाँ पे अंगूर का एक गुच्छा दिख रहा होगा, तो अंगूर में एक गुच्छा है, तो सेट्स का मतलब बेसिकली वही होता है। लेकिन वो जो गुच्छा होना चाहिए, समूह होना चाहिए किसी भी वस्तु का, एलिमेंट्स का, मेंबर का, तो वो कैसा होना चाहिए? वो वेल डिफाइन होता है। आइए समझते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन ली हुई है, ये वाली डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से ली हुई है, क्लास 11 के एनसीईआरटी से, और ये मैंने आरडी शर्मा की बुक से ली हुई है। और आरडी शर्मा बुक में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल करके और एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा क्यूट सा बना लिया है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। समुच्चय को कुलक भी बोला जाता है हिंदी में इसके कई सारे अर्थ निकल जाते हैं, जैसे गुच्छा हो गया, कुलक हो गया, समुच्चय हो गया। तो इस तरीके से कई सारे वर्ड्स का इसका मीनिंग निकल जाता है। लेकिन समुच्चय का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी वस्तु या एलिमेंट्स को अगर हम सही तरीके से सजा दें। तो आइए समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, द सेट्स आर अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है कि समुच्चय या कुलक, अब यहाँ पे हिंदी का एक वर्ड भी आपको याद हो गया, कुलक, सुपरिभाषित। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो जो हमारा कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने इस थैले में बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट किया हुआ है, और उस कलेक्ट किए हुए नंबर का जो क्रम है या लिखने का तरीका है, वो एक सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड है उस एलिमेंट का या ऑब्जेक्ट का। तो तब हम बोलेंगे कि वो एक सेट है। तो सेट क्या होता है? समुच्चय या कुलक या सेट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को होता है या संग्रह को कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि द सेट्स आर अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। तो आइए देखिए, सबसे पहले सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके रिप्रेजेंट को समझने से पहले इसके कुछ सम नोटेशंस को समझते हैं। सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर स्पेशल सेट्स। कुछ स्पेशल सेट्स के लिए कुछ स्पेशल नोटेशंस होती हैं, तो उन नोटेशंस को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने फुल डिटेल में समझाया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, ऑड, इवन, रेशनल्स, रियल नंबर्स, सारे नंबर्स जो होते हैं वो मैंने समझा दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक अलग टाइप का नोटेशन है। सेट्स को लिखने के लिए हम सबसे पहले मझले कोष्ठक का यूज़ करते हैं, मझले वाले ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। एक थैले का, मान लीजिए एक थैला है, उसमें हमने सारे नेचुरल नंबर्स को भर दिए हैं, केवल n लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि कैपिटल N का मतलब होता है
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर W लिखा होगा तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, जो आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। इंटीजर यानी इंटीजर नंबर्स को कहीं कहीं आपको Z या I दोनों से लिखा होगा तो दोनों का मतलब भी यही होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये यहाँ पे माइनस वाली संख्याओं से लेकर प्लस वाली संख्याओं हैं, तो आप ये जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इसके लिए हम स्पेशल नोटेशंस का यूज करते हैं। इसी तरीके से Q से रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसने लिखा हुआ है P/Q, ठीक है। लेकिन हाँ, P क्या है, अब इसका मतलब ये है P/Q तो है ये, लेकिन P क्या है तो PP है। लेकिन जो Q है, Q इज बिलोंग्स टू Z, यानी Q है वो Z से बिलोंग करता है, और Z का मतलब होता है इंटीजर नंबर्स, यानी जो Q है वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तब ये जो संख्या होगी P/Q के फॉर्म वाली, वो जो फ्रैक्शन होगी वो होगी रेशनल नंबर। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स के लिए आप जानते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6 ये होते हैं जो 2 के स्पेस के बाद आते हैं, 2 प्लस करने पर आते हैं, वो होते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। इसके बाद ऑड नंबर्स को भी इसी तरफ एक्सप्लेन कर दिया गया है, दोनों माइनस और प्लस दोनों वाली संख्याएं, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम वाली वीडियो में बता भी दिया था कि रेशनल नंबर जो होती हैं तो वो क्या होती हैं, सारी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम एक डब्बे में पैक कर दें तो वो होती हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसने क्या किया है, रियल नंबर को x बोल दिया है कि x, वेयर x इज रेशनल नंबर, Q से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को। तो ये सेट ऑफ ऑल वेयर x इज Q, और नॉन Q, यानी कि नॉन Q का मतलब मेरे हिसाब से इरेशनल नंबर, यानी सारे इरेशनल नंबर और सारे रेशनल नंबर्स को एक डब्बे में पैक कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनके इस कुछ विशेष सेट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो सेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो सिंबल होगा वो ये होगा। ये जो सिंबल है ये ग्रीक का एक सिंबल है, ग्रीक लैंग्वेज का, जैसे बहुत सारे होते हैं बीटा, गामा, लैम्डा, अल्फा भी, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये भी एक लेटर है ग्रीक लैंग्वेज का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में इसको इप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इप्सिलॉन बोला जाता है। और इसका जो एप्लीकेशन है सेट्स में वो ये है कि अगर कहीं भी ये लिखा होगा सेट्स के अंदर तो इसका मतलब होता है स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इज़ एन मेंबर ऑफ। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के अंदर मैंने आपको बताया कि कभी भी सेट को हम लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, उस एलिमेंट का नाम हमेशा ABCD के कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, जैसे ABCD A से लेकर Z तक, लेकिन वो जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल में होंगे। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसके बाद इक्वल का साइन लगा के हम मझले वाले कोष्टक में उस एलिमेंट्स को लिखेंगे, इनको एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी हमें ये कहना होगा कि ये एलिमेंट इसमें है, मतलब ये इसका एक मेंबर है, जैसे मैं अपने परिवार का एक सदस्य हूँ, तो ये लिखने के लिए सेट्स के अंदर कि वो उस गुच्छे में से, जैसे ये एक अंगूर है तो इस पूरे अंगूर में से एक अंगूर को मुझे बताना होगा कि ये अंगूर बिलोंग्स कर रहा है, मेंबर है इस पूरे गुच्छे का। तो इसी तरीके से सेट्स के अंदर हम इस पूरे सेट्स में से दर्शाएंगे कि 4 इसका एलिमेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हमें ये सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 इज़ बिलोंग्स टू, ये साइन दिखे तो आपको समझ जाना है कि स्टैंड्स फॉर किसके लिए है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 4 इज़ बिलोंग्स टू, 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी प्रकार से 4 इज़ एन मेंबर ऑफ सेट ए, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी आपको इससे ये एप्सिलॉन बन के और कटा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डजेंट बिलोंग्स टू, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज़ नॉट एन मेंबर ऑफ। तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि ये बेसिकली ये लिखा हुआ है 1 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो इसमें 7 तो इस ए वाले एलिमेंट में है नहीं, इस पूरे सेट में से 7 आपको कहीं दिख रहा है, ये 1 है, ये 4 है, 9 है, ये 16 है, 7 नहीं दिख रहा है, तो 7 इसका मेंबर नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम 7 बनाएंगे, इप्सिलॉन का सिंबल बनाएंगे और इसको काट करके लिख देंगे सेट ए, कि सेट ए में से 7 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। समझ में आ गया, अब आगे समझते हैं। तो भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेसिकली 3 मेथड्स दी हुई हैं। ये जो पहली मेथड है ये केवल नाम मात्र के लिए, इन दोनों से ये इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको मैंने अपने तरीके से भी लिख लिया है, अपने हिसाब से, कि मैं जब इनको समझा लूँगा तो इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। हमें बेसिकली क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 1.1 दी हुई है उसमें बस रोस्टर फॉर्म, या जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, टेबुलर मेथड, या दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड जिसे कहा जाता है। ठीक है, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, इन दोनों को, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। सेट बिल्डर और रूल मेथड ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इन्हीं दोनों के साथ खेला जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। कुछ स्पेशल मेथड्स को समझते हैं जिससे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं, जनरली हमने जितने भी सेट्स अभी तक मैंने, वो सारे के सारे सेट्स क्या थे, वो सारे के सारे सेट्स रोस्टर या टेबुलर मेथड के थे। देखिए रोस्टर में कोई ट्रिक नहीं निकल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि एक से हम ट्रिक बनाएं, हम ट्रिक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि रोस्टर और टेबुलर। तो यहाँ टेबुलर में टैब का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो हम सेट बना रहे हैं उसमें जो टैब्स हैं, यानी जो छोटे छोटे टैब्स बने हुए हैं, उन्हीं टैब्स को मिला करके जो फॉर्म बनती है उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक सेट लिखा हुआ था कि a = 1, 4, 9 and 16। ये सेट मैंने इससे पहले वाले क्लिप में लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये क्या वस्तु लिखी हुई है, ये चीज़ हमें बतानी होती है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है कि ये क्या लिखा हुआ है वो हमें बता देना होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझते हैं। अब जैसे हमें ये सेट को यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो सेट ए है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट हम लिखेंगे ए से। हमेशा सेट को हम कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए से हमने इसको डिनोट कर लिया, ए से रिप्रेजेंटेड है थी। तो ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को हम कोई एक चीज़ मान लेंगे, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का कोई एक लेटर मान लेंगे। तो हम मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने इसको पूरा एक्स। अब ये एक्स है क्या, तो आगे लिखना है सच दैट। ये जो 2 मैंने कॉलम बनाया हुआ है इसका मतलब होता है सच दैट। ये क्या है, सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, यानी एक्स क्या है, एक्स के बारे में आगे, x = n², यानी जो x है वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। जो x है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हमें आगे भी कुछ बताना होगा कि कहाँ तक का वर्ग है। क्या इनफाइनाइट नंबर्स का स्क्वायर है, नहीं है, तो जितने नंबर्स का है उनको लिखना पड़ेगा। तो n जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन और इक्वल है किससे, 1 से। जब कभी भी हमें सेम नंबर दिखाना होता है तो हम इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो 1 के इक्वल का वर्ग यानी 1। ठीक है, लेकिन n जो है वो छोटा भी है किससे, 5 से, यानी 5 से छोटे नंबर्स का जो स्क्वायर है वो ये सेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेट बी में इंग्लिश के लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इनको कैसे बताएंगे, तो आपको तो अब अच्छे तरीके से आ गया है। बस ये ख़त्म हो गया तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। बी, हम इसको बता देंगे कि क्या है। तो सबसे पहले इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स। आपका मन चाहे आप एक्स की जगह में कुछ और मान सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा बाई मान के दिखा देता हूँ। बाई, सच दैट, बाई क्या है, तो बाई इज वोवेल, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सेट्स क्या होता है, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट्स के कुछ नोटेशन, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के लिए, और सिंबल हमने समझ लिया एप्सिलॉन का। तो इससे
ये वाली वीडियो में इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस काबिल हो गए हो, इस मुकाम पे आ गए हो, एक्सरसाइज 1.1 आप खुद से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन इससे अगली वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, और सेट्स के कुछ रूल्स फार्मूलेज जो हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, इसके बाद मैंने जो डिस्क्रिप्शन मेथड लिखी थी तो इन्हीं सबको एक एक्सप्लेनेशन दे देना एक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।